नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। नमस्कार, सत श्री अकाल और खमागनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो NCERT की कक्षा 6 का लेसन नंबर 3 सरकार क्या है, मतलब इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने जैसे पहले भी अपने पॉलिटी के कुछ वीडियो जो अपलोड किए हैं उनमें भी ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई है कि सरकार दरअसल होती क्या है, किस तरह से इसका गठन होता है। और हम आगे भी जब पॉलिटी के लेसन लेंगे, मतलब राजनीति विज्ञान के, तब आपको अच्छे से और मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए NCERT का होना या NCERT का पढ़ना अति आवश्यक है। उसी परिदृश्य में मैं आप लोगों को या उसी संदर्भ में मैं आप लोगों को NCERT के ये जो लेसन्स है उनको हूबहू पढ़वा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं और भटकना ना पड़े और आप यात्रा करते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, खाना खाते वक्त कानों में ईयरफोन डाल के या रात को सोते वक्त कानों में ईयरफोन डाल के इस चीज़ को सुन लिया करो, ताकि आपका रिवीजन या रिकॉल हो जाए। अब हम पढ़ते हैं। देखो दरअसल की सरकार होती क्या है, मतलब तो इसके लिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, मतलब कि देखो जैसे है ना, पॉलिटी का जो बेसिक विषय है वो क्या है, राज्य। और राज्य के घटक होते हैं 4 कि सर 4 कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है भाई जनसंख्या, ठीक है ना, एक तो होती है जनसंख्या, एक होता है भूभाग, एक होता है मतलब संप्रभुता जो मुख्य है या इसको आत्मा भी कहते हैं राज्य की, और एक होती है सरकार, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, मतलब कि ये दिखता नहीं कहीं आपको कि कहीं राज्य दिखेगा आपको। और राज्य की जो मूर्त रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वो सरकार होती है। और सरकार यानी दरअसल एक शासन व्यवस्था जो अलग अलग तरीके से लोग चुनते हैं और वो चुनी हुई सरकार हम पर शासन व्यवस्था या शासन करती है। तो एक तरह से आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये सरकार है क्या। और आप आए दिन अखबार में भी पढ़ते रहते हो, जैसे इस टॉप पार्ट के हेडिंग में भी लगा हुआ है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा की मांग, या सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो दरअसल ये सब चीज़ें हम जो बार बार सरकार 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 पढ़ते हैं, तो वो है क्या, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और आज हम लोग इसको यही पढ़ेंगे, मतलब ये सरकार क्या होती है हमारे सामने। तो और पार्ट का एक एक पहलू हम आपके सामने पढ़ेंगे। मतलब तो देखो, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब कि देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, डिसीजन लेने के लिए किस देश के साथ क्या रिश्ता रखना है, क्या संबंध रखने हैं, अपने देश के अंदर कौन से कानून पारित करवाने हैं। तो ये जो ऐसी बातें हैं, या जो एक कंप्लीट शासन व्यवस्था चलाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए सरकार की महती आवश्यकता होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, मतलब मैटर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सड़कें हो, स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं, मतलब महंगाई बढ़ जाए तो, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद भी करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब कि हम लोग कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाती है, और इनके अलावा भी वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे रेल और डाक सेवाएं चलाना। तो इस तरह से एक सरकार के मतलब बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें वह विभिन्न तरह के कार्य करती है, मतलब देश की जनता के लिए और लोगों के लिए। तो अब देखिए आप आगे कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। तो कभी कभी ये आ जाता है भाई बेसिक में, और हम लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर ये बेसिक वाला नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से सुनना कि जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये भी है सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जैसे अभी हालात एकदम विपरीत हो रहे हैं, तो ये भी अच्छा स्वास्थ्य देना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी है, भूकंप है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के द्वारा ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो सरकार के माध्यम से हम ये सब काम कि प्राकृतिक विपदाओं के समय, महामारी के समय
ये कार्य किए जाते हैं। अगर कहीं कोई विवाद हो या कहीं कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, और ये कोर्ट भी सरकार का ही एक स्वतंत्र अंग है, जो कि सरकार के मतलब संस्था सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा बनाई गई है, पर इसमें लोगों को सैलरी वैलरी सब सरकार के द्वारा दी जाती है और ये निष्पक्ष होते हैं। अब देखो, शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है, मतलब क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कहने का मतलब कि अगर कहीं पे बहुत सारे लोग रह रहे हो और वो एक ग्रुप में रह रहे हो तो कोई ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि डिसीजन हो, वरना वो क्या कहते हैं कि अनिर्णीयता की स्थिति हो जाएगी, मतलब जिसमें कुछ कोई काम किया ही नहीं जा सके। कुछ नियमों की भी जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर नियम लागू भी करती है। तो ये दरअसल सारा काम किसका काम है भाई? सरकार का काम है। सारा जो काम है वो एक सरकार का काम है। जैसे देखो, ये रेलवे को मतलब फेरी क्वीन एक्सप्रेस, इसको भी ये झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। अब देखो सरकार के स्तर, तो ये एक अच्छा सवाल है, मतलब या एक अच्छा जहाँ से सवाल बन सकते हैं वहाँ पे हमने बेसिक जाना कि सरकार के कार्य क्या है, जैसे सीमाओं की रक्षा करना, कानून बनाना, लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा करना, सारी चीज़ों के डिसीजन लेने, इसलिए सरकार जरूरी है। अब सरकार के स्तर या लेवल कहाँ पे होती है, मतलब एक केंद्रीय स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, किस तरह से क्या सरकार की व्यवस्था होती है, वो चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, ये भारत का एक नक्शा भी है। वैसे ये बुक थोड़ी सी पुरानी है, अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी, पर कोई नहीं, हम पढ़ते हैं इसको। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, एक तो स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर। दरअसल सरकार के स्तर कहीं पे आ जाए तो कितने होते हैं? एक तो राज्य के स्तर, मतलब सबसे पहले केंद्र के स्तर पर, फिर राज्य और फिर स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। कहने का मतलब कि जो आप बिल्कुल ही गांव, शहर और मोहल्ले में जो आपकी सरकार है, जैसे कि अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो तो जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इस तरह से। और अगर आप क्या कहते हैं कि मतलब अपने ग्रामीण इलाके में रहते हो तो जैसे जो पंचायती राज है, इस व्यवस्था के तहत जो आपकी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला प्रमुख है, तो ये जो सारी चीज़ें जो चुनी जाती है या जिससे ये काम होता है, तो हमारा जो स्थानीय स्तर है उसमें अगर ग्रामीण स्तर पर बात करें तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब ठीक है ना, वहाँ की जो व्यवस्था है, वो जो सरकार है, वो स्थानीय सरकार कहलाती है। राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ये देखो अपना ये राजस्थान वाला भी देखो, ये भी पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर का सरकार का संबंध पूरे देश से है, और अगर इस पूरे देश से किसी भी सरकार का संबंध है तो वो फिर क्या कहलाती है? अपनी राष्ट्रीय स्तर की सरकार या केंद्र सरकार। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सरकारों के कामों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे या हम लोग जानेंगे। मतलब तो ये भारत का नक्शा है, आपको याद रहना चाहिए पूरा। ये भी नक्शा है जिसमें, ठीक है ना, देखो ये 29वां राज्य बनाया गया था ना, उसका तो इसमें जिक्र है। और देख लो, यस, ये बिल्कुल एकदम अपडेटेड, अपना मतलब कि 2 जून 2014 को तेलंगाना को बनाया गया था और 31 अक्टूबर 2019, मतलब एकदम न्यूली अपडेटेड बुक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया और एक लद्दाख हो गया। तब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे अंदर, मतलब है ना, ध्यान रखना। मतलब अब 28 ही राज्य है और 7 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में की श्रेणी से अलग हट गया तो उधर फिर 28 हो गए और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 8 हो गए। अब देखो, सरकार और कानून।
सरकार और कानून। तो देखो, कानून एक तरह से एक नियम होता है ना, जो सब पे लागू होता है और जिसकी पालना करना दरअसल सभी लोगों के लिए अनिवार्य होता है, ताकि व्यवस्था बनी रहे और सरकार अपना कार्य आसानी से कर सके। मतलब तो देखो, इसमें देखिए आप लोग, एक बार मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये अपन पढ़ते हैं लोग दोनों साथ मिलकर कि सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून समान रूप से लागू होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये भी ताकत होती है कि वह लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। कहने का मतलब सिर्फ कानून बनाने का ही अधिकार नहीं है सरकार के पास ये भी अधिकार है कि वो आपको कानून बनाने के लिए बाध्य भी कर सकती है। जैसे अभी कोरोना काल में अगर आप बाहर जाओगे और बाहर जाने पे रोक है तो पुलिस आपको डंडा भी मार सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना दिया कानून कि आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन आप बाहर निकल रहे हो तो आप पे फाइन भी लगेगा, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपको क्वारंटाइन भी रहना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार कानून भी बनाती है और ये नियम सभी पर लागू होते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, तो अब ये सबके पास होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। ये दरअसल कानून सबके लिए समान है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है वो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग सरकार, अलग अलग आदमी अलग अलग परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन देखो, जैसे रहता है ना, भगवान के घर से बारिश सबके यहाँ एक जैसी होती है, लेकिन कहीं पे बबूल उगते हैं तो कहीं पर आम, कहीं पर सेब, कहीं पर बादाम भी उगती है। तो ये दरअसल उस धरती या उस आदमी या उस परिस्थिति या उस जगह पर निर्भर करता है कि कौन किस कानून को किस तरह से एम्प्लाई कर रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं कि भाई सरकार तो करती है, लेकिन अगर लोगों को लग रहा है कि नहीं ये काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है, उदाहरण के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है। भाई इसके लिए क्या बना हुआ है, कोर्ट, और वह यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, मतलब कर सकती है, मतलब जनता के लिए। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। मतलब ठीक है ना। अब देखो, ये तो है सरकार और कानून, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, और बहुत वास्तव में बेसिक चीज़ें, आराम से मज़ा आ रहा है मुझे भी पढ़ने में और आपको भी शायद सुनने में आ रहा होगा। मतलब बेसिक कंसेप्ट इतने क्लियर पहली बार अच्छे से हो रहे हैं। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। मतलब कि ये ऐसी क्या है भाई जो कि कोई अपने को ये कह देगा कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है या लाइसेंस नहीं है, चालान बनेगा। ये उस आदमी को या पुलिस को या ट्रैफिक पुलिस को, यातायात पुलिस को ये इतनी पावर दे कौन देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आपके देश में किस तरह की सरकार है। मतलब तो अब देखिए, आपको हम सरकार के प्रकार पढ़ाते हैं। मतलब वापस कि लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुना हुआ शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोक यानी जनता, तंत्र यानी सिस्टम। मतलब लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं भाई, इलेक्शन होता है और इसके माध्यम से वे अपनी सरकार चुनते हैं। वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं, जिसका बहुमत होता है वो सरकार बनाते हैं। ध्यान रखना है ना। लोकतंत्र में सरकार के अपने निर्णय और उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। मतलब कुल मिला के मतलब कि सरकार को ऐसे फ्रीली काम करने के लिए भी नहीं है कि वो चाहे जैसे कानून बना सकती है। जो वो काम करेगी या कार्य करेगी उसको जनता को बताना भी होगा और उसके पीछे के कारण भी विपक्षी दलों वगैरह को बताना पड़ेगा। मतलब एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे मतलब कुल मिला के इसमें मतलब कि ये जिम्मेदार सरकार है। मतलब इसका ये ध्यान रखना, ये जिम्मेदार वाली सरकार है, जिम्मेदारी वाली सरकार है जो जनता के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि उसे जनता ही चुनती है। अब एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहा जाता है। ध्यान रखना, मतलब राजशाही वाली। इसमें राजा या रानी के पास ये निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है और राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। उसमें अपने आपसी परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, उसके पिछलगू भी हो सकते हैं या विद्वान भी लोग हो सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है और अब वो जो भी सलाह देंगे उसके बावजूद भी अगर राजा को कोई और चीज़ लगेगी तो राजा की मोनोपोली, तानाशाही या निरंकुशता चलेगी। मतलब लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। उनको ये कोई बताना जरूरी नहीं है कि किसी को राह चलते को थप्पड़ मारा तो क्यों मारा, कि उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया तो क्यों चढ़ा दिया गया, जैसे दक्षिण कोरिया में अभी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। मतलब और ना ही अपने निर्णयों की कोई सफाई देनी पड़ती है। वो अगर सही भी हुआ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे राजा जी बैठे हैं। मतलब ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ें होती है। अब हम अगला मतलब लेसन पढ़ते हैं
या जैसे इसमें जो अब बढ़िया पॉइंट पढ़ते हैं, देखो ये एक तो ये चीज़ देखो आप लोग, वोट देने के लिए बाहर से आए हैं, ऐसे हमने काम खूब कराए हैं, मतलब ये पहले क्या कहते हैं रिसिप्ट लेकर आए हैं, फिर ये निशान लगाएगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये बैलेट इश्यू करेगा। चलो अभी तो भीड़ हो रही है, तो ये लास्ट आ रहा है, मतलब ठीक है ना, ये क्या कहते हैं निशान लगाता है, ये वो काम करेगा मतलब अपने डायरी में, और ये क्या कहते हैं सही लगाकर आगे वाला बैलेट इश्यू करेगा, और बादशाह लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। हाँ तो ठीक है, ये अपन लोग क्या कहते हैं कि ये काम का नहीं है। अब इधर पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक कि भारत एक लोकतंत्र है, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है। या अपने यहाँ कैसी व्यवस्था है भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ध्यान रखना, अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। मतलब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी है, संघर्ष किया है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, वो चाहे जिसे राजा बना सकता है और चाहे जिसे रंक बना सकता है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। भाई हम अगली बार किसी को नहीं जिताएंगे तो वो बिल्कुल आपके जैसे और मेरे जैसे ही घर पे रहेगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन आएगी हमारे इंडिया में और ज़्यादा अपग्रेड हो गए, हम लोग अधिकार मांगने लगेंगे, तब तक और बढ़िया मज़ा आएगा और अच्छी सरकारें चलेगी। देखना आप लोग, जैसे दिल्ली में ज़्यादा शिक्षित है, केरल में ज़्यादा शिक्षा है, तो वहाँ सरकारें और अच्छे से कार्य कर रही है, क्योंकि वहाँ पे लोग हर बात पे अपना अधिकार या आरटीआई की तरह सूचना मांग लेते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ऐसा वैसे होता नहीं है, मतलब दरअसल इसका इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं हो पाता कि अशिक्षा, गरीबी और इस तरह के मुद्दे से ही हम लोग बाहर नहीं आ पाते हैं, तो मतलब इसलिए ये हो नहीं पाता है। बाकी वास्तविक स्वरूप तो यही होता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना, लोकतांत्रिक सरकार है उसको क्या कहा जाता है भाई, प्रतिनिधि लोकतंत्र। शायद आपके बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधि मतलब जैसे जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जिसको हम चुनते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि बनकर, जैसे विधायक है तो उस क्षेत्र के सारे लोग उसको वोट देते हैं, तो वो उन सबका प्रतिनिधि बनकर शासन चलाता है। अब वो कोई भी कानून बना रहा है तो हमारी सहमति उसमें शामिल होती है, ना कि हम लोग उसमें जाकर अपन कानून बनाएंगे। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और सरकार फिर कानून बनाती है। ध्यान रखना भैया आप लोग सब। अब देखो सारी जनता के लिए निर्णय लेती है सर, मतलब है ना, वो जो सरकार बनाते हैं अपन जिसको चुनते हैं वो। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। मतलब कि भाई लोकतांत्रिक सरकार वही हो सकती है जिसमें कि सभी वयस्क यानी जो 18 ईयर्स अबव हो और वो वोट देने के लिए अधिकार प्राप्त कर ले, और फिर जो सरकार चुनी जाएगी उनके माध्यम से, वही लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। मतलब जो स्वरूप हम अभी देख रहे हैं, इसे भी घटिया हालात पहले थे। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब ये था कि गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सारे चलते थे जो ये गिने चुने लोग बनाते थे। मतलब पहले सिर्फ उन्हीं को जो पढ़े लिखे हो और जिनके पास अपनी संपत्ति हो, वही लोग वोट दे सकते थे। ये लोग बेचारे जो गरीब थे, जो औरतें थी, जो अशिक्षित थी, उनको अधिकार ही नहीं था। तो अब दरअसल जो पढ़े लिखे लोग थे वही सरकार बनाते और वो उन्हीं के हिसाब से क्या कहते हैं कि कानून शासन बनते और गरीबों पर थोपे जाते थे। मतलब लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से ये मांग उठाई और 1931 में, ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेज हुआ है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में, तो देखो 1931 में, और पत्रिका किसमें, नाम क्या है, यंग इंडिया। लिखते कौन थे भाई, गांधी जी ने ये कहा कि, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको अपग्रेड करके बता देता हूँ। कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है।
लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वो वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है, तो इस तरह के कानून का मैं विरोध करता हूँ। तो बापू जी ने क्या कहते हैं कि विरोध किया था। कौन सी पत्रिका में किया था? तो यंग इंडिया में किया था। कब किया था? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि मतलब 1931 में किया था। अब देखो वोट्स फॉर वुमेन की भी मुहिमें चलानी पड़ी, तब जाकर क्या कहते हैं कि इन लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला। मतलब तो अब देखो अपन पढ़ते हैं मतलब कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। मतलब भाई कौन चाहेगा कि अपनी सरकार बटे, मतलब ये अपनी सत्ता बटे। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के प्रयोग के लिए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे अंग्रेजी में बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, आप लोग पढ़ना वास्तव में, मतलब या मेरे साथ ही पढ़ा करो आप, मज़ा आ जाएगा। मतलब हम दोनों लोगों को या हम सब लोगों को कि इसी आंदोलन को सफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है। तो कितना बढ़िया, जो मैंने भी नहीं पढ़ा कभी, जबकि मैं सरकारी अध्यापक बन चुका हूँ, कि सफरेज मूवमेंट को क्या था। मतलब तो पहले विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं के द्वारा मत अधिकार पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसी को या उस आंदोलन को ही सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। अच्छा, तो पुरुष वहाँ गए हुए थे और फिर जो पीछे वाली शासन व्यवस्था का काम था वो महिलाओं से संभालने के लिए उनको बुलाया गया। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार की आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की। आगे और बताते हैं आपको। मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर आपको लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। वो कितना बढ़िया चीज़ थी। मतलब उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। ध्यान रखना भाई, अमेरिका में। और जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। आपको ध्यान है, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, 1787 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो उस टाइम लोकतांत्रिक देश बना था। और अधिकार महिलाओं को वोट देने का 1920 में। और इंग्लैंड में देखो, जिसे संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है, वहाँ पर भी 1928। तो ये 2-3 सवाल इस टॉपिक से या इस पैराग्राफ से बने हैं। एक तो अपना सफरेज आंदोलन मूवमेंट, मतलब महिला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कभी कोई पूछ भी ले तो 1914 से 18 के दौरान महिलाओं के द्वारा अपने मताधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन सफरेज आंदोलन कहलाता था। और अमेरिका में सबसे पहले 1920 में मताधिकार देने का वोट मतलब अधिकार दिया गया। और इंग्लैंड में 1928 में ये अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब तो देखो कितना अच्छा लेसन था, मतलब सच में मज़ा आया, मतलब एक तरह से। ठीक है ना। तो अब और इसमें कुछ विशेष बचा नहीं है। तो आप सब लोगों को इस लेसन को सुनने के लिए, और आपकी तैयारी अच्छी चले, बहुत बढ़िया तैयारी हो और बहुत बढ़िया आप लोगों का सिलेक्शन हो। ऐसे मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। आप लोगों को मैं सारी एनसीईआरटी क्लियर करवा दूंगा, साथ ही साथ मेरे आरएस की तैयारी भी हो जाएगी। तो सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, प्रेम, स्नेह, अपेक्षण और आदर्शीय मतलब प्रेम और स्नेह बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के द्वारा कई गई बातें जो वाया मीडिया मेरे तक पहुंचती हैं, मेरा हौसला अफजाई करती है। और उस चीज़ के लिए भी आपका सच में बहुत बहुत आभार कि आप लोग मुझे इतना अच्छा मानते हो और मुझे सुनते हो। सुनने वाले भी कम होते हैं। पुनः आपका आभार। आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मेरा पुनः प्रणाम। शुक्रिया।